Good morning, students, and my dear friends. Today is 5th of July 2023, Wednesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फाइनेंस और इकोनॉमी रिलेटेड अपडेट्स के लिए। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज वी मस्ट बिलीव दैट वी आर गिफ्टेड फॉर समथिंग एंड दैट दिस थिंग एट वॉट एवर कॉस्ट मस्ट बी अटेन। मिंट ने आज अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं अपने फ्रंट पेज पे। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 30 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मिंट का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, एफपीआई टर्न्स नेट डेट बायर्स आफ्टर 3 ईयर्स। पिछले 2-3 एनालिसिस से हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से एफपीआई इनफ्लो या एफपीआई बायर्स या बाइंग का ट्रेंड इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिला और जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी ने कई नए रिकॉर्ड्स अचीव किए हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है, विद द इंक्रीजिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया और इंडियन मार्केट हैव टर्न नेट बायर्स ऑफ इंडियन डेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 4 ईयर्स। तो पिछले 4 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो नेट बायर्स ऑफ इंडियन डेट की तरह सामने आए हैं। अभी तक मोर और लेस सेलर का ट्रेंड या सेलिंग का ट्रेंड देखने को मिलता था पिछले लास्ट 4 सालों से। और इसका रीज़न क्या है, सडनली ये क्यों हमें एफपीआई जो है वो नेट डेट बायर्स के फॉर्म में हमें दिख रहे हैं। हमने हालांकि पिछले 2-3 एनालिसिस में डिस्कस भी किया कि वाई दिस एफपीआई बाइंग ट्रेंड इज इंक्रीजिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ द लो वोलेटिलिटी इन बॉन्ड यील्ड, स्टेबल इंडियन करेंसी, reallocation from Russia, expectation of sovereign rating upgrade and inclusion in global bond index are the few important factors as per the market experts that are leading to this trend in FPI inflow. तो स्टेबल बॉन्ड यील्ड की वजह से, स्टेबल करेंसी की वजह से, रीएलोकेशन फ्रॉम रशिया और ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं जो बायर्स हैं कि इंडिया की जो सोवरेन रेटिंग है वो अपग्रेड होगी आगे आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से इंडिया जो है एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के फॉर्म में इमर्ज हो रहा है। अगर क्वांटम की हम बात करें तो एफपीआई इन्वेस्टर्स हैव परचेज अ नेट ऑफ 16,722 करोड़ वर्थ ऑफ इंडियन एज वेल एज कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो यहाँ की हम डेट मार्केट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है जिसको हम जी सिक्योरिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 16,722 करोड़ की वर्थ की इन्वेस्टर्स है मीन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने परचेज किया है इन द कैलेंडर ईयर थ्रू जून ओनली। एन एफपीआई नेट सोल्ड इंडियन बॉन्ड वर्थ रुपीज 1.31 ट्रिलियन इन द पास्ट 3 ईयर्स, जो कि लास्ट 2022 में एंड हो गया है। तो अगर हम पिछले 3 सालों का सेलिंग का ट्रेंड देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.31 ट्रिलियन के ये जो बॉन्ड्स हैं या बोल सकते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इन्वेस्टर्स स्पेशली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने सेल किए हैं। और इससे पहले जो ये बाइंग का ट्रेंड जो हमें देखने को मिला था ये हमें 2019 में देखने को मिला था। तब अप्रॉक्सीमेटली 25,882 करोड़ वर्थ के बॉन्ड जो थे वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने खरीदे थे। और कई सारे जो एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि बेसिकली जो ये रीअलोकेशन हो रहा है रशिया से, क्योंकि रशिया में जो भी इन्वेस्टमेंट था अब वो इंडिया में आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस और रशिया यूक्रेन वॉर, तो रशिया के जो रशिया में जो इन्वेस्टमेंट था फंड मैनेजर्स का, ग्लोबल फंड मैनेजर्स का, दे आर नाउ री रूटिंग दैट फंड इनटू इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि इंडिया इस समय स्टेबल करेंसी ऑप्शंस और स्टेबल बॉन्ड यील्ड ऑफर कर रहा है। लेस वोलेटाइल मार्केट है इंडिया की इन कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड दैट इज व्हाई दिस रीएलोकेशन फ्रॉम रशिया इज एक्चुअली पंपिंग द एफपीआईज इनटू इंडियन मार्केट। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जो 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड हैं उनकी यील्ड की अगर हम बात करें, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि यील्ड जो है कंटिन्यूसली स्टेबल है, लेस वोलेटाइल है, तो इन जो 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसको हम बेंचमार्क बॉन्ड्स भी बोलते हैं, दे हैव सॉफ्टन फ्रॉम क्लोजिंग हाई ऑफ 7.43% ऑन 8th of March टू 7.11% ऑन ट्यूसडे, यानी कि कल। तो 7.43 से
रिड्यूस होकर के 7.11% बॉन्ड यील्ड रह गई है किसकी, जो 10 साल के बेंचमार्क बॉन्ड्स होते हैं उनकी। और इस बार अगर देखें तो बॉन्ड यील्ड है वो लोएस्ट पहुंची है, 6.96% तक पहुंच चुकी है। 16 मई को ये लोएस्ट पॉइंट बॉन्ड यील्ड ने अचीव किया था, जबकि जो साइकोलॉजिकल मार्क है दैट इज अबव 7%, लेकिन इस बार इससे भी नीचे इंडियन जो 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड रहे हैं उनकी यील्ड पहुंची है। एंड वी ऑल नो bond yield and bond prices are in inverse relationship. So when yield falls, price increase and vice versa. And because of this stability, now FPIs are actually choosing emerging market, more specifically India. So this is the last time FPIs were net buyers in 2019 when they purchased bond worth rupees 25,882 crores. इसके बाद से अगर हम देखें तो हमें कंटिन्यूस पिछले 4 सालों में सेलिंग का ट्रेंड देखने को मिला है। तो 2019 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो FPIs हैं दे आर टर्निंग नेट बायर्स इनटू इंडियन डेट मार्केट। अब देख लेते हैं आर्टिकल Number 2 that is given on page number 1 of Mint paper. IBA plans common call center for PSBs. IBA stands for Indian Bank Association. तो ये बेसिकली बॉडी क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है वो एक प्रपोजल पर काम कर रहा है। कैसा प्रपोजल? उस प्रपोजल के तहत एक कॉमन कस्टमर केयर सेंटर स्टैब्लिश करने की बात कही जा रही है, जो कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो मेंबर्स हैं उनकी नीड को सर्व करेगा। तो बेसिकली कॉस्ट एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रपोजल लाया गया था। अभी फ़िलहाल के लिए ये प्रपोजल स्टेज में ही है। जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है इस प्रपोजल पर काम कर रहा है, जहाँ पर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एक कॉमन कॉल सेंटर या बोल सकते हैं कॉमन कस्टमर केयर सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जिससे 12 बैंक्स के जो कस्टमर्स हैं वो इस सेम सिंगल लाइन पर डायल करके अपनी क्वेरीज और अपने कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं या अपनी क्वेरीज के आंसर जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अगर इसी फंक्शनैलिटी पर जाएं तो एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो तैयार किया जाएगा। IVR सिस्टम तैयार किया जाएगा जो कस्टमर को इनिशियली ग्रीट करेगा। इसके बाद उसकी इनिशियल क्वेरीज के अकॉर्डिंग वो जो कॉल है वो रिस्पेक्टिव बैंक्स के कॉल सेंटर में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स इशू है जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है तो वो इशू भी रिजॉल्व किया जाएगा। उसी तरीके से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास कॉल ट्रांसफ़र करी जाएगी रिस्पेक्टिव बैंक्स के कॉल सेंटर में। अब इससे तो कस्टमर को फ़ायदा होगा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बैंक्स को क्या फ़ायदा होगा? बैंक्स की कॉस्ट जो है वो कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, बैंक्स का टाइम सेव होगा कि बैंक्स जो है वो अपने लिए एक अलग स्पेशल कॉल सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश करें। और कई बार जो है वो गलत बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं वो गलत नंबर पर डायल कर लेते हैं। तो इन सारे जो इश्यूज़ हैं, जो एरर्स होती हैं, इनसे कॉस्ट इंक्रीज होती है ऑपरेशंस की। बिजनेस में एरर मीन्स कॉस्ट। तो जो सेंट्रलाइज स्क्रीनिंग होगी इससे बैंक्स को आसानी होगी अपनी क्वेरीज को बाइफर्गेट करने में और उसी कॉल सेंटर में डाइवर्ट किया जाएगा उस क्वेरी को जिस पर्टिकुलर बैंक से वो बिलोंग करती है। और इसको एक प्राइवेट एंटिटी PSB अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू इस कॉमन कॉल सेंटर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जनरली ये कंपनी जितने जो 12 बैंक्स हैं ये होल्ड करेंगे। तो PSB अलायंस एक बेसिकली एक इंटरमीडियरी की तरह काम करेगा फॉर all state-owned banks to create common applications and take the advantage of combined scale of operations. और ये जो PSB अलायंस है ये ऑलरेडी डोर स्टेप बैंकिंग प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च किया था, उसको ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है, उसको ऑलरेडी रन कर रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है अब इसी पर्टिकुलर अलायंसेस को यूज़ करते हुए एक कॉमन कॉल सेंटर स्टैब्लिश किया जाए। हालांकि इस्टेब्लिश होगा या नहीं होगा, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इस पर IBA वर्क कर रही है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। 16 मोर फूड आइटम्स लाइकली ऑन प्राइस वॉच। तो अगर इस समय हम वेजिटेबल प्राइसेस की बात करें तो वो शूट अप हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। स्पेशली कुछ स्पेशल जो फूड आइटम्स है जैसे कि टमाटर की बात करें तो उसका प्राइस जो है वो 100 kg से भी ऊपर जा चुका है। हालांकि गवर्नमेंट में कंटिन्यूसली प्रेशर बन रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि रिसेंटली अभी CPI जो थी वो 6% के नीचे आई है। और अगर इसी तरीके से फूड इन्फ्लेशन हाई रही तो डेफिनेटली जो CPI है वो शूट अप करेगी और RBI के लिए फिर से मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। हालांकि ये तो बात रही अदर एस्पेक्ट्स की, लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ है वो 16 और फूड आइटम्स की बात है जहाँ पर प्राइस हाइक हो रहा है या आगे आने वाले टाइम में होगा और गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर रही है डेली बेसिस पर, जिसमें जो डेली यूज़ के आइटम्स हैं एग, मिलेट, स्पाइसेस,
इस तरह के फूड आइटम इंक्लूडेड हैं और दीज फूड आइटम्स और देयर प्राइस आर कंटिन्यूअसली ट्रैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑन डेली बेसिस इवन द रीसेंट स्पाइक इन रिटेल प्राइसेस ऑफ सेवरल essential commodities including टोमेटो। तो 12 कमोडिटीज़ टोटल 22 कमोडिटीज़ नॉट 12 22 कमोडिटीज़ जो हैं वो उनका प्राइस ट्रैक कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स DOCA। 22 कमोडिटीज़ हैं जो फ्लक्चुएट कर रही हैं, जिनके प्राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो डेली बेसिस पर इन 22 कमोडिटीज़ इसमें ग्रेन्स, पल्सेस, एडिबल्स, ऑयल, वेजिटेबल्स, एग्स, मिलेट, स्पाइसेस, इस तरह के आइटम्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। इससे क्या होगा, इसे जो पॉलिसी प्लानर्स हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग RBI, उनको पॉलिसी फ्रेम करने में इजी रहे किस तरीके से जो प्राइस हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ के CPI बास्केट के वो मूव ऑन कर रहे हैं, किस तरीके से आगे पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करी जाए। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, IT lends on 50-60 reporting entities for non-compliance. तो recently Income Tax Department has prepared the list of 50 to 60 रिपोर्टिंग एंटिटीज़। लिस्ट प्रिपेयर करिए, किस लिए लिस्ट प्रिपेयर करिए और कौन सी एंटिटीज़ हैं? ऐसी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ जो कि स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करने में फेल रही, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको हम SFT बोलते हैं। सो दोज एंटिटीज़ विच हैव फेल्ड टू फाइल द SFT रिपोर्ट्स इन लास्ट 2 financial years, they are included or they have been included into this list that has been prepared by Income Tax Department. तो IT ने 50 से 60 रिपोर्टिंग एंटिटीज़ जिसमें कोऑपरेटिव बैंक्स, निधि कंपनीज, फॉरेक्स डीलर्स, सब रजिस्ट्रार्स, इस तरह की कई सारी एंटिटीज़ इंक्लूड हैं। और इन सारी एंटिटीज़ ने क्या किया है, पिछले लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से इन्होंने स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं करी है, और या वो प्रॉपरली जो डिस्क्लोजर्स हैं, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हैं, उस फॉर्मेट में पब्लिश नहीं करी है। तो इनके स्पॉट और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये लिस्ट तैयार करी है। तो ये जो SFT रिपोर्ट है, किसकी, जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये बेसिकली किस तरह के डिस्क्लोजर की बात करते हैं? वो हाई वैल्यू जितनी भी डीलिंग्स होती हैं, जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मर्जर, एक्विजिशन, कोई स्ट्रेटेजिक बाइंग है, स्ट्रेटेजिक सेलिंग है, तो इस तरह के जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको SFT की कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था, जो कि रेगुलर बेसिस पर नहीं होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे ट्रांजैक्शन की स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो फिलहाल के लिए इन एंटिटीज़ ने 2022 और 2023 2 लास्ट फाइनेंशियल ईयर की ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं करी है। एंड ऑल्सो सम ऑफ द रिपोर्टेबल अकाउंट्स फाइल्ड वर नॉट एक्यूरेट एज पर द IT ऑफिशियल्स। और IT ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि जो कैश डिपॉजिट्स हैं, क्रेडिट कार्ड परचेज हैं, उनमें स्पेशल हमें डिफ़ॉल्ट के केसेस देखने को मिले हैं। तो इस तरह के जो कैश डिपॉजिट्स और क्रेडिट कार्ड परचेज हैं, अगर उसमें डिफ़ॉल्ट हो तो डेफिनेटली कई सारे जो बायर, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो अपना कोई टैक्स जो है वो हाइड कर रहे हैं, टैक्स इवेजन कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई Department is of view that monitoring compliances by reporting entities for submission of transaction is critical for widening that tax base. क्योंकि अगर आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स या हाई वैल्यू डील्स को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप अपने पोर्टल पर, अपनी SFT रिपोर्टिंग में, तो डेफिनेटली कई सारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो इस पर्टिकुलर टैक्स बेस से बाहर हैं, जो कि एक्चुअली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बट उनकी रिपोर्टिंग कहीं नहीं है। तो इस तरह की REs को, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को अब फिजिकली वेरीफाई करने जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इनको नोटिस भी इशू किया जाएगा अंडर सेक्शन 133(6) विच डील्स विद ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शंस। तो जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शंस हुए हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए इन REs को अब नोटिस सेंड किया जाएगा, और इनके नोटिस के बाद प्रोबेबली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, हो सकता है वो फिजिकल और स्पॉट वेरिफिकेशन पर भी जाए। सो दीज आर द की पॉइंट, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। FM होल्ड मीट फॉर टाइम बाउंड कंप्लीशन ऑफ बजट स्कीम्स। तो कल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्रीज़ के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनसे मीटिंग करी। मीटिंग का पर्पस क्या था? जो यूनियन बजट 2024 में जो स्पेशल और कई सारी इन स्कीम्स जो थी वो अनाउंस करी गई थी, उनके इम्प्लीमेंटेशन की प्रोग्रेस को चेक किया है। और ये मीटिंग मंडे की उस मीटिंग के बाद हुई जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करी थी और उनसे पूछा गया था कि जो
लास्ट टाइम में जो वेलफेयर स्कीम्स जो भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशली जो अनाउंस करी हैं, उनकी लास्ट माइल डिलीवरी क्या है, उनका इम्प्लीमेंटेशन की प्रोग्रेस क्या है। तो पहले पीएमओ ने मीटिंग करी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो डिफरेंट अपने डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज से मीटिंग कर रही है। बजट 2024 में जो भी स्कीम्स जो भी अनाउंसमेंट हुई थी उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, और ये भी बोला गया है कि जितनी भी स्कीम्स जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करी गई हैं 2024 में, उनका कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए उनकी प्रोग्रेस का, और टाइम बाउंड मैनर में उन सारी अनाउंसमेंट को इम्प्लीमेंट भी करना है। द टू मिनिस्टर्स एग्रीज दैट होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड इन फ्रेमिंग द प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। हालांकि अभी ये सिर्फ एक रिव्यू को चेक करने की या प्रोग्रेस को चेक करने की मीटिंग थी, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन इस पर्टिकुलर मीटिंग में नहीं आया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। और अगर आप देखें तो पेज नंबर 6 में इंडिया की जो SCO की जो समिट हुई है उससे रिलेटेड कई सारी न्यूज़ हैं, उन सबको हम कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म सेज मोदी एट SCO समिट। और इसी के साथ ये 3 न्यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है। पहली न्यूज़, इंडिया ने SCO में, SCO स्टैंड्स फॉर सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SCO कहते हैं। SCO कब स्टैब्लिश हुआ था आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, और कौन कौन से इसके मेंबर कंट्रीज हैं। तो SCO की जो मीटिंग थी, या हम बोल सकते जो एनुअल समिट थी SCO लीडर्स की, हालांकि ये वर्चुअली हुई थी अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। इस मीटिंग में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने टेररिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हुए बोला कि ऐसे कोई भी देश, ऐसे कोई भी कंट्रीज़ जो कि टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो टेररिस्ट को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह के किसी भी कंट्री को क्रिटिसाइज करने से हेजिटेट नहीं करना चाहिए किसी भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो SCO ही क्यों ना हो। तो बेसिकली पाकिस्तान को टारगेट करते हुए जो इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रिमूव करने की बात कही है। और उसके लिए उन्होंने बोला कि देयर शुड बी नो डबल स्टैंडर्ड ऑन सच सीरियस मैटर, कि कुछ गुड टेररिज्म है, कुछ बैड टेररिज्म है, इस तरह से किसी भी टेररिज्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं, उन्हें म्यूचुअली कोऑपरेट करना चाहिए किसी भी तरह की टेरर फंडिंग को रिमूव करने के लिए। अगर हम टेरर फंडिंग की बात करें तो देयर इज़ वन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ बीन फॉर्म टू रिड्यूस दिस टेरर फंडिंग। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए, हम कई बार उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो बेसिकली कल की जो वर्चुअल समिट हुई लीडर्स SCO समिट, उसमें इंडिया के साइड से टेररिज्म को प्रमोट किया गया और कहा गया कि टेररिज्म के लिए एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन के बेसिस पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए जो SCO मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको, जहां पर रेडिकलाइजेशन, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म को कंडम करते हुए कोई सब्सटैंशियल एक्शन लेना चाहिए। हालांकि अगर हम SCO की बात करें तो SCO में एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है एक परमानेंट पार्ट है SCO का, तो उसी को यूज़ करने की बात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कही है। अब इसी के साथ SCO से ही एसोसिएटेड एक और न्यूज़ है जिसको देख लेते हैं। पुतिन विल स्टैंड अगेंस्ट सैंक्शन एंड प्रोवोकेशंस। तो इंडिया ने टेररिज्म की बात कही। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने SCO समिट में जो ये प्रोवोकेशंस हैं, सैंक्शंस हैं, इनको लेकर के अपनी वॉइस रेज करी है। रशिया विल स्टैंड अप अगेंस्ट वेस्टर्न सैंक्शन। बेसिकली यहाँ सैंक्शन मीन्स जो वेस्टर्न सैंक्शन, स्पेशली अगर हम बोलें जो US लेड जो कंसोर्शियम है, जो सैंक्शन लगाता है कंट्रीज़ के अगेंस्ट, उसको लेकर के रशिया ने अपनी वॉइस रेज करी। रशिया और रशियन प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग रशिया विल स्टैंड अप अगेंस्ट ऑल दीज वेस्टर्न सैंक्शंस एंड प्रोवोकेशंस। और इसीलिए रशिया जो है वो कई सारे अदर कंट्रीज के साथ अपनी टाइज भी बूस्ट कर रहा है, और ग्रुप कई सारे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स हैं, उनको भी प्रमोट कर रहा है। और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में रशिया ने लोकल करेंसीज में फॉरेन ट्रेड करने की बात की, जहाँ पर डॉलराइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए भी बोला गया है। अपार्ट फ्रॉम इट, इकोनॉमिक क्राइसिस को भी टारगेट किया रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, और उन्होंने बोला कि जैसे चाइना, इंडिया और ईरान जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो की पार्टनर बन सकते हैं US और US लेड जो कंसोर्शियम है उसको अपोज करने के लिए। तो ये तो स्टैंड रहा रशिया का SCO समिट में। अब देख लेते हैं
चाइना का क्या स्टैंड रहा? जी कॉल्स फॉर ग्रुप्स एफर्ट टू सेफगार्ड रीजनल पीस। तो चाइना ने रीजनल पीस को लेकर के अपना जो वॉइस था वो रेज किया। चाइनीज प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग एससीओ मेंबर कंट्रीज जो हैं दे शुड वर्क टू सेफगार्ड द रीजनल पीस, और जो कॉमन सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करें, जिससे कि कॉपरेशन का एक प्रैग्मैटिक, नॉट की प्रैक्टिकल बट एक प्रैग्मैटिक व्यू जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि प्रैग्मैटिक कॉपरेशन रहेगा, पीस रहेगी रीजन में, तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो स्पीड अप करेगी। बिकॉज जो रीसेंट ग्लोबल क्राइसिस हुई है पैंडमिक की सिचुएशन के बाद जिस तरीके से इकोनॉमी जो है वो हर कंट्री की इकोनॉमी इम्पैक्ट करे, तो उसकी रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए रीजनल पीस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 23rd मीटिंग ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट प्रिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अ वर्चुअल फॉर्मेट, एंड एवरी कंट्री has raised their voice for their own issues। तो इंडिया ने टेररिज्म की बात कही, चाइना ने रीजनल पीस और इकोनॉमिक रिकवरी की बात करी, रशिया ने प्रोवोकेशंस और सैंक्शंस की बात करी। इसके अलावा इस एससीओ समिट में एक और इंपॉर्टेंट इशू हुआ, और वो क्या था? ईरान फॉर्मली ज्वाइन समिट एज फुल मेंबर। तो ईरान जो है वो ट्यूसडे को उसने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज अ फुल मेंबर ज्वाइन कर लिया है, as Belarus being put on track to join the body by 2024। तो ग्लोबल आइसोलेशन को एंड करते हुए फाइनली रशिया और चाइना के बीच में टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए की अनदर स्टेप है। और जैसे ही ईरान ने फॉर्मली ज्वाइन किया तो इंडिया ने भी अपने साइड से छाबार पोर्ट के यूटिलाइजेशन को लेकर के अपना point of view रखा था। Finally, Iran on Tuesday joined the SCO as a full member, as Belarus being put on track to join the body by 2024। तो probably another countries जो हैं, जो remaining countries हैं, जिन्होंने अपना intention प्रेजेंट किया था एससीओ को ज्वाइन करने के लिए, प्रॉबली उनको नेक्स्ट जो एनुअल समिट है उसमें ज्वाइन कराया जा सकता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। रुपी लाइकली टू फेस स्ट्रॉन्गर हेडविंड्स दिस मंथ। तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक पोल है, या हम बोल सकते हैं एक सर्वे कराया है बिजनेस स्टैंडर्ड ने। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात, या हम इस नॉट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर की बात करें या लास्ट 6 मंथ की बात करें, तो इस ड्यूरेशन में हमने इंडियन रुपी के अप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस किया कि इस ड्यूरेशन में जो इंडियन रुपी है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.16% से अप्रिशिएट किया। और हम अगर आप रेगुलर हैं न्यूज़ चैनल पर तो आपको पता होगा, ये न्यूज़ में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी न्यूज़ को लेकर के, इसी इवेंट को लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक पोल कराया जहाँ पर इकोनॉमिस्ट से पूछा कि उनको क्या लगता है, जैसा कि लास्ट 6 मंथ में इंडियन रुपी में हमें अप्रिसिएशन देखने को मिला, कि आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, या बोल सकते हैं जो H2 है फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर का, कैलेंडर 2023 का जो H2 है, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो पीरियड है, उस ड्यूरेशन में जो इंडियन करेंसी है वो कैसा परफॉर्म करेगी। तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग या पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग द रुपी में फेस हेडविंड इन जुलाई ड्यू टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर एज मेजर सेंट्रल बैंक हिंट्स at more rate hikes during this calendar year। तो ऐसा मानना है जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस पोल में पार्टिसिपेट किया, कि आगे आने वाले प्रॉब्ली इंडियन रुपी को थोड़ा जो है वो टफ टाइम फेस करना पड़ सकता है। हालांकि जैसे लास्ट 6 मंथ में हमने देखा इंडियन रुपी अप्रिशिएट हुआ है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में उतना अप्रिसिएशन देखने को ना मिले। एंड दिस इज रुपी वर्सेस डॉलर फोरकास्ट बाय डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स और पार्टिसिपेंट्स और इकोनॉमिस्ट। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। डेफिनेटली आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसको, केवल आप ये देख सकते हैं कि इंडियन रुपी आगे आने वाले मंथ्स में किस तरीके से मूव ऑन करेगा एज पर द एक्सपर्ट। ये फोरकास्ट है, प्रोबेबली जो रियल मूवमेंट होगा हो सकता है वो डिफरेंट मूवमेंट हियर मीन्स रुपी वर्सेस डॉलर मूवमेंट और डॉलर एक्सचेंज रेट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। चाइना कर्ब ऑन क्रिटिकल मेटल अ हर्डल इन इंडियाज चिप रोड मैप। रिसेंटली इंडिया ने क्रिटिकल मेटल की फर्स्ट लिस्ट जो थी पब्लिश करी थी, उस लिस्ट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ भी क्रिटिकल मेटल से ही रिलेटेड है। रिसेंटली चाइना ने, जो कि वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है क्रिटिकल मिनरल्स का, उसने कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड कर्ब्स लगाने की बात कही है। सो चाइना on Monday announced export control on 2 technology critical elements, gallium और germanium, GA और GE, जिनका शॉर्ट फॉर्म है बोल सकते हैं गैलियम और जर्मेनियम। तो इन 2 क्रिटिकल कंपोनेंट के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की बात कही है चाइना ने। और इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद ग्लोबल मार्केट में एक सडन शॉक वेव देखने को मिला, क्योंकि ये दोनों ही जो मिनरल्स हैं दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर्स। हालांकि जैसे ही अनाउंसमेंट होता, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने इमीडिएटली रिटेलिएटरी एक्शन की बात कही
और हम ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो उससे इंसुलेट रहेगा। इस दिस पर्टिकुलर बार और एक्सपोर्ट कंट्रोल में इम्पैक्ट द इंडिया सेमीकंडक्टर हब और टेलीकम्युनिकेशन और ईवी इंडस्ट्री। तो हमारी टेलीकम्युनिकेशन, ईवी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट कंट्रोल के अनाउंसमेंट से इम्पैक्ट कर सकती है। गैलियम और जर्मेनियम आर यूजुअली एक्सट्रैक्टेड एज अ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द रिफाइनरीज ऑफ अदर मेटल्स। तो ये बाई प्रोडक्ट्स की तरह से होते हैं जो बॉक्साइड और जिंक ओर से एज अ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। और एलईडी, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हैं, क्रिटिकल मेटल्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट दीज आर ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, स्पेशलाइज्ड थर्मोमीटर, बैरोमीटर सेंसर्स, सोलर पैनल्स, ब्लू रे टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर चाइना ने किसी भी तरह का कंट्रोल किया, एक्सपोर्ट कंट्रोल किया, तो इससे हमारी कितनी इंडस्ट्री इम्पैक्ट करेंगी। ऑल्दो वेस्टर्न कंट्रीज आर रिटेलिएटिंग अगेंस्ट दिस, बट अगर हम चाइना की पोजीशन देखें तो चाइना बीइंग अ क्रिटिकल प्रोड्यूसर अभी भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द गैलियम आउटपुट एंड दिस इज जर्मेनियम आउटपुट। वर्ल्ड में कितना हो रहा है और चाइना कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। लेट अस सी कि आगे इस अनाउंसमेंट का क्या होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HP सेट टू मेक सर्वर इन इंडिया अंडर PLI 2.0। Cloud computing and storage solution company HP will start manufacturing high-end servers in partnership with VVDN Technology। तो HP जो है वो VVDN Technologies के साथ जॉइंट वेंचर कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है। किस लिए? इंडिया में हाई एंड सर्वर्स बनाने के लिए। और किसके तहत बनाएंगे? जो PLI 2.0 या 2.0 जो स्कीम है, जो गवर्नमेंट ने PLI स्कीम नई लॉन्च करी है, उसके तहत ये एप्लीकेशन जो है फाइल किया जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन वर्थ का इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लान कर रही है मानेसर हरियाणा में कंपनी। सो लेट अस सी कि एक्चुअली में ये प्लान है वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। US टू कर्ब चाइनाज एक्सेस टू क्लाउड सर्विसेज लाइक अमेजॉन। तो चाइना और US के बीच में जो कोल्ड वॉर चलता है उसको और ज़्यादा हीट अप कर सकता है ये यूएस का नया अनाउंसमेंट। यूएस इज प्रिपेयरिंग टू कर्टेल चाइनीज कंपनीज एक्सेस टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय यूएस कंपनीज, जैसे कि Amazon.com, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब उन क्लाउड सर्विसेज के एक्सेस के लिए जो चाइनीज कंपनीज हैं उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए जो यूएस गवर्नमेंट है वो कंसीडर कर रही है कि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे नीड टू सीक द गवर्नमेंट परमिशन बिफोर सर्विंग चाइनीज फर्म्स। तो माइक्रोसॉफ्ट, अजूर और Amazon वेब सर्विसेज जो हैं वो ग्लोबल लीडर्स हैं इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लाउड सर्विस बिजनेस। और अगर चाइना की बात करें तो अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग जो है वो बेसिकली इस तरह की क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करते हैं। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग टू टाइटन सीकिंग टू कंटेन इट्स राइवल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कंसीडर्ड की टू द कंट्रीज जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्यूचर। क्योंकि यूएस का मानना है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये किसी भी कंट्री के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने राइवल कंट्रीज़ या उसकी कंपनी को इस तरह का एक्सेस देना कंट्री के लिए चैलेंजिंग हो सकता है एंड दैट इज़ वाई यूएस इज थिंकिंग ऑफ दिस। सो लेट अस सी ऐसा होता है या नहीं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस